एक बैंक जिसके पास 500 मिलियन यानी 50 करोड़ कस्टमर हैं, मतलब इंडिया की आधी से ज़्यादा आबादी। एक बैंक जिसके पास 22,500 से ज़्यादा ब्रांचेस है। एक बैंक जो 36 देशों में काम करती है। एक बैंक जिसका नेट प्रॉफिट FY25 में रिकॉर्डेड 77,000 करोड़ रुपए के पास था। और एक बैंक जो 220 साल पुरानी है और आज भी इंडिया की सबसे बड़ी सबसे मजबूत बैंक है। यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक, इंडिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इन मेनी वेज इंडिया के आम आदमी का सबसे बड़ा साथी। दोस्तों, आज हम डीप डाइव करेंगे SBI के बारे में। 220 साल की कहानी, एक ब्रिटिश प्रेसिडेंसी बैंक से लेकर इंडिया की लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल पावर हाउस तक, हिस्ट्री, कंट्रोवर्सी, फाइनेंशियल, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और फ्यूचर, सब कुछ आज की इस वीडियो में। SBI की कहानी शुरू होती है 1806 में। ये आज से 220 साल पहले की बात है। तब मुगल एम्पायर खत्म हो रहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी और कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल थी। 2 जून 1806 को अंग्रेजी हुकूमत ने कलकत्ता में एक बैंक खोला, बैंक ऑफ कलकत्ता। ये इंडिया का पहला जॉइंट स्टॉक बैंक था। इसका मेन काम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रांजैक्शन हैंडल करना, गवर्नमेंट का पैसा मैनेज करना और कलकत्ता के ट्रेडर्स को क्रेडिट देना। अकेले कलकत्ता में ही नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 3 बड़े शहर में, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 3 अलग प्रेसिडेंसी बैंक थी। 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। तीनों अपने अपने रीजन में गवर्नमेंट बैंकिंग हैंडल करते थे। 1809 में बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम बदला बैंक ऑफ बंगाल और फिर से 1921 में एक हिस्टोरिक इवेंट हुआ। ये तीनों बैंक मर्ज हो गई और बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये एक मासिव बैंक था उस टाइम के हिसाब से, जो 7 लाख से ज्यादा शेयर होल्डर के पास था और 70 ब्रांचेस ऑपरेट करता था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया में सेंट्रल बैंकिंग के कुछ फंक्शन भी परफॉर्म किए जब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में एस्टेब्लिश नहीं हो गई। तब तक इंपीरियल बैंक इंडिया का डिफेक्टो सेंट्रल बैंक थी। ये बैंक गवर्नमेंट अकाउंट्स हैंडल करती थी, करेंसी नोट सेटल करती थी और क्रेडिट फैसिलिटी देती थी। सोचो, एक बैंक जो 1806 में शुरू हुआ, तब रणजीत सिंह पंजाब में रूल कर रहे थे, मराठा एम्पायर अभी टूट रही थी। ये बैंक उन सबसे पुराना है। ये बैंक इंडिया की हिस्ट्री से भी ज्यादा पुराना है। 1947 में इंडिया जब आजाद हुआ तब नेहरू गवर्नमेंट के सामने एक बड़ा सवाल था। इंडिया को मॉडर्न बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रूरल डेवलपमेंट चाहिए और इसके लिए बैंकिंग पेनिट्रेशन जरूरी है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन थी, लेकिन ये प्राइवेट थी और इसका फोकस मोस्टली अर्बन और कॉर्पोरेट क्लाइंट पे था। नेहरू जी का विजन था बैंकिंग को आम आदमी तक ले जाना। किसान को क्रेडिट चाहिए, गांव में ब्रांचेस चाहिए। इंपीरियल बैंक सिर्फ शहर में था, ये काफी नहीं था। 1 जुलाई 1955 SBI ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 के अंडर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI और इसी दिन से इंडिया में बैंकिंग का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। नेशनलाइजेशन का मतलब था अब ये बैंक सिर्फ शेयर होल्डर के लिए नहीं, इंडिया की पब्लिक के लिए भी है। गवर्नमेंट ने क्लियर कहा SBI का काम है इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करना। किसान, छोटे व्यापारी, महिला, गांव सब तक बैंकिंग पहुंचाई जाए। 1955 में SBI को और बड़ा बनाया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी बैंक एक्ट के अंडर 8 बैंक जो पहले प्रिंसली स्टेट की थी उन्हें SBI के सब्सिडरीज बनाया गया। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, ये सब SBI फैमिली में आ गई। रूरल इंडिया कवरेज ड्रामेटिकली बढ़ती गई और डेकेड बाद 2017 में ये सारी एसोसिएट बैंक SBI में मर्ज हो गई। एक मेगा मर्जर जिसने SBI को लिटरली जायंट बना दिया। अब आते हैं एक बहुत कंट्रोवर्शियल और इम्पोर्टेंट मोमेंट। 1969 इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। गरीब हटाओ उनका नारा था और उनका मानना था कि प्राइवेट बैंक सिर्फ बड़े लोग और इंडस्ट्रियल हाउसेस की सेवा कर रही है, आम आदमी की नहीं।
19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी ने एक प्रेसिडेंटल ऑडियंस के जरिए 14 मेजर प्राइवेट बैंक का नेशनलाइजेशन कर दिया। इनमें पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कानरा बैंक और कई दूसरे थे। एक झटके में इंडिया का बैंकिंग सेक्टर मेजॉरिटी पब्लिक सेक्टर में आ गया। 1980 में 6 और बैंक नेशनलाइज की गई। अब इंडिया में पब्लिक सेक्टर बैंक डोमिनेंट हो गई थी। SBI पहले से ही सरकारी इसी पूरी मूवमेंट का सिंबल था। 1960-70 में इंडिया का ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हीट और राइस प्रोडक्शन में हिस्टोरिक सर्ज, उसमें SBI का बहुत बड़ा रोल था। पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसान जो ट्रैक्टर खरीदना चाहते थे, सीड और फर्टिलाइजेशन के लिए क्रेडिट चाहते थे, SBI उनका लेंडर था। एग्रीकल्चर क्रेडिट बढ़ाया गया ड्रामेटिकली। इसी एक चैप्टर की वजह से SBI और बैंकिंग सेक्टर ने इंडिया को फूड सिक्योरिटी दिलाने में कंट्रीब्यूट किया। ये सिर्फ फाइनेंशियल हिस्ट्री नहीं, नेशनल हिस्ट्री है। 2017 में मोदी गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लिया। SBI की सारी एसोसिएट बैंक और भारतीय महिला बैंक को SBI में मर्ज करने का। अप्रैल 1, 2017 को स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर और भारतीय महिला बैंक सब मर्ज हो गए SBI में। एक झटके में SBI देश की लार्जेस्ट बैंक से भी बड़ी हो गई। ब्रांच नेटवर्क, लोन बुक, डिपॉजिट्स सब कुछ एक लेवल ऊपर। फ्रेंड्स, मैं आपको SBI के स्केल के बारे में कुछ नंबर दूंगा, ध्यान से देखो। ये नंबर सच में माइंड ब्लोइंग है। एक सेकेंड के लिए रुको। 500 मिलियन कस्टमर मतलब यूनाइटेड स्टेट की पूरी पॉपुलेशन से भी 50% ज्यादा लोग SBI के कस्टमर हैं। ये एक बैंक नहीं, ये एक फाइनेंशियल नेशन है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, SBI इंडिया में डिपॉजिट मार्केट शेयर का 22% और नेट एडवांस का 20% कंट्रोल करती है। मतलब हर 5 में से 1 रुपये जो इंडिया में लोन या डिपॉजिट के रूप में है वो SBI में है। गवर्नमेंट बैंकिंग में तो SBI का शेयर और भी ज्यादा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बैंकिंग ट्रांजैक्शन का 62% SBI हैंडल करती है। इनकम टैक्स रिफंड, SBI गवर्नमेंट सैलरी, SBI PM जनधन अकाउंट, SBI डोमिनेंट प्लेयर है। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल, SBI एक्चुअली कैसे पैसा कमाती है? बैंकिंग का बिजनेस मॉडल को सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा समझते हैं। SBI का मेन रेवेन्यू सोर्स है नेट इंटरेस्ट इनकम यानी NII। सिंपल लॉजिक, बैंक लोगों से डिपॉजिट लेता है और इंटरेस्ट देता है और फिर वही पैसा लोन पे देता है और ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। दोनों रेट्स के बीच का डिफरेंस, यही SBI का कोर प्रॉफिट है। इसी मॉडल को नेट इंटरेस्ट मार्जिन या NIM कहते हैं। SBI का NIM FY 25 में 2.9% था। ऊपर से भी फी इनकम भी आती है, ट्रांजैक्शन चार्जेस, क्रेडिट कार्ड फीस, इंश्योरेंस कमीशन, वेल्थ मैनेजमेंट फीस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, नॉन इंटरेस्ट इनकम FY 25 में 11%। ईयर टू ईयर बढ़ के काफी साइजेबल हो गया है। SBI एक बड़ी ट्रेजरी भी चलाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग करता है, बॉन्ड मैनेज करता है। ट्रेजरी से भी सिग्निफिकेंट रेवेन्यू आता है, स्पेशली जब इंटरेस्ट रेट फेवरेबल हो। एक इम्पोर्टेंट बैंकिंग मैट्रिक है कासा रेशियो, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का प्रोपोर्शन टोटल डिपॉजिट में। कासा डिपॉजिट में बैंक बहुत कम या जीरो इंटरेस्ट देता है। ये SBI के लिए चीप फंडिंग सोर्स है। SBI का कासा रेशियो हेल्दी है। इसका मतलब है SBI की कॉस्ट ऑफ फंड प्राइवेट बैंक के कंपैरिजन में कम है। ये SBI को प्रॉफिटेबल मेंटेन करने में हेल्प करता है इवन इन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। नवंबर 2017 में SBI ने लॉन्च किया योनो, यू ओनली नीड वन। ये एक सुपर ऐप है जो बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, शॉपिंग, ट्रैवल बुकिंग और गवर्नमेंट सर्विस सब एक जगह पे देता है। आइडिया सिंपल था, एक गवर्नमेंट बैंक का डिजिटल अवतार जो प्राइवेट सेक्टर के फिनटेक ऐप से कॉम्पीट कर सके। 87.7 मिलियन यूजर्स FY 25 में योनो पे 8.7 करोड़ कस्टमर रजिस्टर हैं और 90% ज्यादा SBI के ट्रांजैक्शन आज डिजिटल है। ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। योनो पे आप सेविंग अकाउंट खोल सकते हो विदाउट ब्रांच विजिट, होम लोन अप्लाई कर सकते हो, म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, इंश्योरेंस ले सकते हो, FD बुक कर सकते हो और 100+ ई-कॉमर्स पार्टनर से शॉपिंग भी कर सकते हो। SBI ने योनो को एक लाइफस्टाइल सुपर ऐप की तरह बिल्ड किया है। पर्सनल कस्टमर के लिए योनो है
और एमएसएमई और कॉरपोरेट कस्टमर के लिए योनो बिजनेस। इस प्लेटफॉर्म से एसबीआई अपनी डिजिटल ऑनबोर्डिंग कॉस्ट ड्रामेटिकली कम कर रहा है और क्रॉस सेलिंग बढ़ रही है। एक कस्टमर अगर योनो से सेविंग अकाउंट खोलता है, उसने इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड और म्यूचुअल फंड भी ऑफर होता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, एसबीआई का एक और चैनल है एसबीआई क्विक। एक मिस कॉल दो, अकाउंट बैलेंस आ जाता है। गांव में जहां इंटरनेट नहीं, वहां भी एसबीआई अपनी सर्विस पहुंचाता है मिस कॉल बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग के जरिए। ये इंक्लूसिव बैंकिंग का असली मतलब है। फ्रेंड्स, एसबीआई सिर्फ एक बैंक नहीं है, एसबीआई एक फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमेरेट है जिसके पास इंश्योरेंस, कार्ड, म्यूचुअल फंड, कैपिटल मार्केट सब हैं। एक सेकंड रुको, एसबीआई लाइफ अकेले इंडिया की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस है। एसबीआई म्यूचुअल फंड इंडिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर है। ये दोनों लिस्टेड कंपनी है, उनकी वैल्यू एसबीआई के स्टेक से अलग कैलकुलेट होती है। अगर तुम सिर्फ एसबीआई के बैंक शेयर देखते हो, तुम सब्सिडारीज की वैल्यू मिस कर रहे हो। ये कॉन्ग्लोमरेट डिस्काउंट है। एसबीआई का 55.5% स्टेक गवर्नमेंट के पास है, तो टेक्निकली जब आप एसबीआई में इन्वेस्ट करते हो, आप प्रैक्टिकली गवर्नमेंट के पार्टनरशिप में इन्वेस्ट कर रहे हो और गवर्नमेंट एक बड़ा फाइनेंशियल एम्पायर की बैकर है। अब आते हैं नंबर पे। ये नंबर एक्चुअली बहुत इम्प्रेसिव है, स्पेशली एक पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए। एसबीआई के साथ कुछ रियल चैलेंज है और इन्हें ऑनेस्टली समझना जरूरी है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.0% से 3.0% था FY25 में, और FY25 में 2.9% पर आ गया। आरबीआई जब तक रेट कट करता है, एसेट रिप्राइस जल्दी होती है, लेकिन डिपॉजिट थोड़ी देर से, और कंपटीशन फॉर डिपॉजिट बढ़ रही है। ये एनआईएम्स पे प्रेशर क्रिएट करता है जो एसबीआई की प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है। एसबीआई एक गवर्नमेंट बैंक है, मतलब कभी कभी गवर्नमेंट पॉलिसी डिसीजन होता है जो एसबीआई को कमर्शियल सेल्स ना होने पे भी डिसीजन लेने पे मजबूर कर सकते हैं। जैसे किसी स्टेट की लोन वेवर स्कीम में पार्टिसिपेट करना, प्रायोरिटी सेक्टर में मोर लेंडिंग। ये प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस पॉलिसी टेंशन एसबीआई में ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। अगर ग्लोबल स्लोडाउन आए, कॉर्पोरेट सेक्टर में स्ट्रेस आए या रियल एस्टेट में कोई प्रॉब्लम आई, एनपीएस वापस बढ़ सकता है। हिस्ट्री में एसबीआई ने ह्यूज एनपीएस साइकिल देखा है। एक डाउनसाइड रिस्क वहां जरूरी है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक, एक्सिस, ये सब एग्रेसिवली एसबीआई के कस्टमर टारगेट कर रहे हैं। योनो अच्छा है, लेकिन प्राइवेट बैंक की टेक्नोलॉजी, सर्विस क्वालिटी और एजिलिटी में भी इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं। एसबीआई को डिजिटल गेम पर कंटिन्यू टू इन्वेस्ट करना होगा। एसबीआई कंटीजेंट लायबिलिटी बहुत बड़ी है, 27,42,584 करोड़। ये मोस्टली गारंटी, लेटर्स ऑफ क्रेडिट, डेरिवेटिव्स हैं, नॉर्मल बैंकिंग ऑपरेशन का हिस्सा है, लेकिन ये एक नंबर है जिसे इन्वेस्टर ध्यान से देखते हैं। चलो अब देखते हैं एसबीआई का फ्यूचर। एसबीआई का लीडरशिप कंसिस्टेंटली एक क्लियर डायरेक्शन में है। क्वालिटी ग्रोथ, डिजिटल लीडरशिप और इंक्लूसिव बैंकिंग। एचडीएफसी बैंक पे ज्यादा मार्जिन है, कोटक पे ज्यादा रिटर्न रेशियो, आईसीआईसी पे बेटर एजिलिटी। लेकिन एसबीआई के पास क्या है जो किसी के पास नहीं है? स्केल, ब्रांच नेटवर्क, गवर्नमेंट ट्रस्ट, रूरल रिसर्च, योनो यूजर बेस, सब्सिडरी का एम्पायर और 220 साल की हेरिटेज। एसबीआई में इन्वेस्ट करें या नहीं, ये सवाल आपके पर्सनल डिसीजन है। एसबीआई एक गवर्नमेंट बैंकिंग डिविडेंड पेइंग बैंक है जिसका हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड इंप्रूवमेंट्स दिखा रहा है, लेकिन ये एक पीएसबी है। गवर्नमेंट पॉलिसी का इन्फ्लुएंस हमेशा रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अट्रैक्टिव, लेकिन शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल हो सकती है। एसबीआई की कहानी एक रिमार्केबल जर्नी है, एक कॉलोनियल प्रेसिडेंसी बैंक से लेकर आज इंडिया का लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तक। 220 साल में इस बैंक ने इंडिया के किसान, स्टूडेंट, घर खरीदने वाले, छोटे दुकानदार सबके सपने फंड किया है। ये सिर्फ एक बैंक नहीं, ये इंडिया की इकोनॉमिक बैकबोन है। फ्रेंड्स, ये थी एसबीआई की कंप्लीट कहानी। 1806 बैंक ऑफ कलकत्ता से लेकर 2025 का रिकॉर्ड प्रॉफिट तक, 220 साल, 500 मिलियन कस्टमर, 22,500 ब्रांचेस और एक ऑनगोइंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो इंडिया के बैंकिंग सेक्टर को रिसेव कर रहा है। वीडियो को लाइक करना, मासिव विजन को सब्सक्राइब।